और नया वाला ब्लॉक चालू करके वो भी होपफुली कंप्लीट कर पाएंगे। अपना ब्लॉक 6 चालू था, उसका लास्ट पार्ट दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला पार्ट वाज पेंडिंग, कंप्लीट दैट एंड I'll tell you what we'll do tomorrow as well. Okay, girls, for tomorrow's lecture, what we'll do is I'll be showing you all videos to different preschool centers, and you will have to write information about that कि आप लोगों ने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें क्या शेड्यूल है प्रीस्कूल का, and how they go about their activities, क्या पढ़ाया जाता है अलग अलग टाइप ऑफ प्रीस्कूल में, और ये तुम्हारा असाइनमेंट होने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि ऑल आर इन क्लास टुमारो। जितने भी है दैट इज अपना नॉर्मल नर्सरी हो गया, फिर अपना बालवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, फिर अपना मॉन्टेसरी स्कूल हो गया, ये सब की वीडियोस मैं कल तुम लोग को बताने वाली हूँ। एंड इफ फॉर सम रीजन some girls are not able to join in, I'll also share the videos in the classroom. तो अपने नॉर्मल ग्रुप में आई विल शेयर। तो असाइनमेंट आपका कॉलेज रीओपन होने के बाद वी विल बी टेकिंग इट, दैट इज ऑन दी 18th और 19th सबमिशन होगा। आई विल बी पोस्टिंग दिस इन द क्लास, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट या तो कल हम लोग ये पूरे सारी वीडियोस देखेंगे एंड विल बी डन विद आवर असाइनमेंट। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। अगर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तो प्लीज टर्न ऑन द माइक एंड टेल मी कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। तो ये अपना रेडीनेस का लास्ट पार्ट है, विच इज आवर कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज। सो अगेन जस्ट रिफ्रेशर की रेडीनेस होता क्या है। तो प्री स्कूल के रेडीनेस का मतलब ये होता है कि हम लोग बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन के लिए रेडी कर रहे हैं, ताकि वो जब प्रॉपर स्कूल में जाएगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, to adjust to whatever is being taught, to adjust to the situation that he is being put in. So that is your readiness. But in preschool scenario हम लोग 3 lessons या 3 टॉपिक्स के ऊपर हम लोग ज्यादा जोर डालते हैं, which is known as the 3 R's of readiness, which is reading, writing and arithmetic. रीडिंग मतलब उनके रीडिंग और लैंग्वेज स्किल्स हम लोग एनहांस करते हैं, राइटिंग मतलब उनका राइटिंग एंड ऑल्सो whether it is handwriting or holding the pencil or being able to write properly and making the handwriting good, where it is legible and readable, as well as for them to understand कि writing कैसे होता है, that is a construct of language, कि grammar कैसा होता है, क्या word आएगा starting में, कैसे word का अर्थ क्या होता है. So all these things are taught at that time. And arithmetic is nothing but your mathematics. तो प्री स्कूल में हम लोग डायरेक्टली उनको नंबर नेम्स या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं सिखाते हैं, हम लोग उनको पहले प्री मैथ कॉन्सेप्ट सिखाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग लाइन, स्पीकिंग लाइन, सर्कल, फिर अलग अलग शेप सिखाएंगे. फिर उसके बाद हम लोग विल टीच देम दैट बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, लेस, फ्यू, हैवी, लाइट. तो ऑल दिस थिंग्स हम लोग उनको सिखाएंगे ताकि दे अंडरस्टैंड कि
डिफरेंसेस क्या होते हैं, फिर इक्वल क्या होता है। तो ये सारे हमारे प्री मैथ कॉन्सेप्ट। आफ्टर विच वी स्टार्ट द प्रॉपर मैथमेटिकल थिंग्स, दैट इज फॉर एग्जांपल हम लोग उनको नंबर पहले लिखना सिखाएंगे, लिखते लिखते उनको बोलना भी सिखाएंगे, दिस इज वन, दिस इज टू। ड्यूरिंग दैट टाइम वो लोग वो नंबर्स वगैरह को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 10 है। आफ्टर विच वी ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग देम नंबर नेम। तो नंबर नेम जब सिखाते हैं तब उनको समझता है कि नंबर्स भी एक सीक्वेंस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 विल कम आफ्टर 2 विल कम आफ्टर 1, then 3 will come after 2, ऐसे। So they're able to count forward, they're able to count backward. ठीक है, so all these things are coming in your math concept. What about cognition and general knowledge? Now, cognition का मतलब क्या होता है? अपना brain का development and every process that is taken care of by the brain. तो हमारा brain किस किस काम में आता है? So our brain is basically doing all the main work. Okay, whether it is remembering, whether it is recalling, whether it is imagination, okay, whether it is problem solving. तो ये सारे काम हमारा ब्रेन करता है। So readiness for your brain, ठीक है, तो we can give simple activities like making the child make 2 puzzles, या फिर इसको काउंटिंग का एक्टिविटी दे सकते हैं, या फिर उसको हम लोग ये बोलेंगे कि तुमको ये 10 लोगों का नाम रिमेम्बर करना है और वही फॉर्म में तुमको वही सीक्वेंस में बोलना है। So all these different kind of games help the child to develop their cognitive abilities. ठीक है, so cognition and general knowledge represent the accumulation and reorganization of experiences. ठीक है, तो cognition and general knowledge now, जनरल नॉलेज क्या होता है? जनरल नॉलेज के हम लोग पहले बुक्स पढ़ते थे कि वेयर इज द कुतुब मीनार, ताजमहल इज व्हाट, कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स वर जनरल नॉलेज, मतलब दीज थिंग्स आर कॉमन नॉलेज। जो हम लोग बोलते हैं ना कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन नॉलेज नहीं है, तो इट्स सपोज टू बी समथिंग दैट एवरीबॉडी नोज। तो जनरल नॉलेज मतलब इट इज कॉमन, कॉमन नॉलेज टू एवरीबॉडी। तो ये कॉमन नॉलेज हमारा डेवलप कब होता है? जब हम लोग उसको स्टडी करेंगे, जब हम लोग उसको याद करेंगे। तो अगेन याद करना कौन से प्रोसेस में आता है? वो होता है कॉग्निटिव तुम्हारी एबिलिटी। देयरफॉर कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज साथ साथ जाता है, क्योंकि जनरल नॉलेज को याद रखने के लिए वी नीड आवर ब्रेन, एंड ब्रेन का रिमेम्बरिंग प्रोसेस इज टेकन केयर ड्यू टू द कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट वी होल्ड। तो कॉग्निशन एंड जनरल नॉलेज रिप्रेजेंट द अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन मतलब क्या? जो भी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन हम लोग फाइंड करते हैं, वी कम अक्रॉस सम न्यू थिंग्स। ठीक है, फॉर अ चाइल्ड कैन बी अ सिंपल थिंग लाइक if they taste something new. For example, आज उन लोगों ने बनाना टेस्ट किया, तो they will understand कि wow it is sweet, उसका टेक्सचर सॉफ्ट है। ठीक है, या and also they will understand कि उनको पसंद है या ना पसंद। So all these type of things will come under cognitive development and general knowledge, because the child is able to understand what is that particular thing, how to use that particular thing, what to do with that particular thing. ठीक है, तो accumulation मतलब gathering of information. Somebody. Alright. And reorganization of experiences मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने एक चीज को एनकाउंटर किया है लाइफ में कभी, and nothing happens to him or her again, the child will be able to remember कि क्या किया था, या वो बच्चा वो सिचुएशन से कैसे निकला था। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल कैन बी दैट इफ अ चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन अ प्लेग्राउंड, ठीक है, एंड उसने ये देखा कि सीसॉ पे कोई बच्चा बैठा है, एंड फर्स्ट टाइम जा रहा है बच्चा, तो उसको आएगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो द चाइल्ड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या करना है। पहले सीसॉ को लोअर करना है ताकि वो बैठ जाए, उसके बाद ही नीड्स टू फाइंड समबडी हु इज आल्सो विलिंग टू प्ले, तो दूसरे फ्रेंड को बिठाएगा। उसके बाद वो लोग अपने पैर से कोऑर्डिनेशन के साथ ऊपर नीचे जा पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एंड देयर एक्सपीरियंसिंग एंड देयर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। नाउ इसके बाद में भी एक हफ्ते के बाद पेरेंट्स वापस से उसको
कोई पार्क में लेके गए या फिर एक न्यू पार्क में लेके गए एंड वहां पे भी सीसॉ है. सो नाउ द चाइल्ड विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ना अपने फ्रेंड को बाद में बुलाया, पर एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड को पहले ही बुलाना चाहिए था, ताकि वी बोथ कैन एडजस्ट प्रॉपर्ली एट वन टाइम ओनली. तो जो डेटा बच्चे ने पहले बार किया है या जो मिस्टेक बच्चे ने पहले बार किया है, जो डेटा उसने कलेक्ट किया है, वो बच्चा उसको रीऑर्गेनाइज करेगा, ताकि उसका जो आउटकम रहे वो और स्मूथ जाए और अच्छे से जाए. दिस इज द मीनिंग ऑफ reorganizing the thoughts or reorganizing the data and experience. Okay? Now what does all this help us to know? ठीक है, तो फर्स्ट होता है अपना फिजिकल नॉलेज. तो कॉग्निशन की वजह से या कॉग्निटिव एबिलिटीज की वजह से हमारा नॉलेज ज्यादा गेन हो जाता है ना. एज आई टोल्ड यू इन यस्टरडेज क्लास में कि नॉलेज गेन करने के लिए या नया लैंग्वेजेस लर्न करने के लिए the years between 1 to 5 are the most important and most crucial. अगर फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में बच्चे को एक्सपोजर, बच्चे से बात नहीं किया गया, बच्चे को निग्लेक्ट किया, ठीक है, उसके साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है. एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम लोग बच्चे को जितने भी चाहे उतने लैंग्वेजेस अगर हम लोग उसको सिखाएंगे, so the child will learn it with ease because at this time the child's brain is still developing. ठीक है, क्योंकि वो अभी तक डेवलप हो रहा है. बच्चे का ब्रेन एक स्पॉन्ज जैसा होता है, वो सब सोख लेता है. ठीक है, that's why it is important to remember these factors when we are training a child or teaching a child anything. हम लोग को ये लगता है कि बच्चा कुछ समझता नहीं है, ना समझ है, they don't understand anything, but the only problem is बच्चे का लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है. तो हम लोग को ऐसा लगता है कि बच्चा बराबर से समझेगा नहीं, बोल नहीं पाएगा, बट द चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, द चाइल्ड इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. एंड जितना हम लोग उसको कंसिडर करते कि उसको नहीं आता है, चाइल्ड नोस वे मोर देन दैट. ठीक है, फिजिकल नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन physical knowledge is what? Knowledge of objects in external reality learned by observation and experience with the object. So it simply means ki what a child is going to see, okay, and the child will interact with that particular thing. Here उसका physical knowledge होता है. For example, a red heavy ball rolling downhill. Now, बच्चे ने जो देखा है वो बच्चा उसको समझेगा. तो another simple example is, अगर बच्चे ने ये देखा कि रास्ते पे डॉग्स है, रास्ते पे कैट्स है, ठीक है, the child will understand कि on the road also there are going to be animals along with other vehicles, along with other people. So this is basically जो बच्चा देखता है और जो बच्चा महसूस करता है वो बच्चे को याद रहेगा. That is what is known as a physical knowledge. See what is happening in the area around them, they will retain that memory. They will remember that particular thing. नेक्स्ट इज लॉजिको मैथमेटिकल. ठीक है, सो लॉजिक मतलब अपना दिमाग यूज करना टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है. ठीक है, एंड मैथमेटिकल बेसिकली मीन्स योर मैथमेटिक नॉलेज, whether it is free math concepts or math concepts. So knowledge constructed within the mind of the individual that establishes similarities, differences and associations between objects, events or people. So a simple example of this is similarities. ठीक है, तो अगर बच्चे ने दो डॉग्स देखे रास्ते पे, तो बच्चे को समझेगा कि ये दोनों एनिमल्स डॉग्स है. फिर अगर उसने देखा कि एक कुत्ता बड़ा है, एक कुत्ता छोटा है, या फिर उसकी ब्रीड अलग है, ठीक है, तो एक सपोजिंग एक जर्मन शेफर्ड है और एक डाल्मेशियन है, ठीक है, तो दोनों का लुक बहुत अलग होता है. जर्मन शेफर्ड इज वेरी वेरी फरी, उसके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, जनरली वेरी डार्क इन कलर और बहुत बड़े होते हैं. They are big as well as they are very heavy. Now, on the other hand, if we are talking about Dalmatians are also big, but they are very very skinny, okay? And they have very less fur, and they have dots on them. So they are generally white with black dots or black spots on them. तो ये देख के बच्चा एक मिनट के लिए सोचेगा कि इसके भी दो कान है, इसके भी बड़े बड़े दांत है, इसके भी चार पाँव है, इसका भी पूंछ है, बट ये दिखने में बहुत अलग है. तो द चाइल्ड विल थिंक
is it still a dog? Then they will see कि okay both the animals are barking, दोनों भौंक रहे हैं. तो बच्चा अपना दिमाग लगा के ये कंक्लूड करेगा कि हाँ क्योंकि both of them are barking, both of them are behaving in the same manner, they are also known as dogs. So this is how a child uses their process of logic. कि अच्छा ये है ये है ये है therefore ये ऐसा है. तो बेसिकली यूजिंग अ लॉजिक इज जैसे हम लोग गिव रीजन देते हैं कि ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है. दैट इज द वे लॉजिक वर्क्स. ठीक है. देन we will look at the example. For example, a red and blue bead may be different. Okay, so here they're comparing beads. ठीक है. तो okay, you can use ball also. So red ball and blue ball may be different. Why? A, because the colors are different. B, because में भी उनका साइज अलग हो सकता है. ठीक है. या फिर ये भी हो सकता है कि रेड बॉल और ब्लू बॉल है बट देन उनका साइज सेम है. तो अगर हम लोग बच्चे को बोलेंगे एक सिमिलैरिटी ढूंढो और एक डिफरेंस ढूंढो, तो सिमिलैरिटी ये हो सकता है कि बॉल सेम टाइप का है या सेम साइज का है, और डिफरेंस ये हो सकता है कि बॉल के कलर्स अलग है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज सोशल कन्वेंशनल नॉलेज. तो व्हाट डज दिस मीन? इट बेसिकली मीन्स कि बच्चा कितना अवेयर है सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एंड that is called a social knowledge. And conventional knowledge is basically the knowledge of your studies, the knowledge of what you are studying and all these things. सोशल नॉलेज तो वी ऑल नो कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, फिर हमारे फ्रेंड्स कौन है, हमारे पेरेंट्स कौन है, हमारे रिलेटिव्स कौन है, सिंपल थिंग्स लाइक दैट. Then also it includes the different roles that different people do. For example, पुलिसमैन का वर्क क्या है, ठीक है, फिर टीचर का काम क्या है, डॉक्टर का काम क्या है, इंजीनियर का काम क्या है. इंजीनियर वगैरह उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉयर का काम, फिर टीचर का काम, डॉक्टर का काम, ऑल दीज थिंग्स द चिल्ड्रन गेट टू नो वे बिफोर, बिकॉज उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है और ये वाले कॉन्सेप्ट बच्चों को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इजी होता है. Now, when you're talking about conventional knowledge, it is a simple, the basics of the particular thing. For example, English में कितने alphabets है, मैथ में क्या टाइप के नंबर्स होते हैं. Now, English में भी 26 letters. ठीक है. फिर उसके अंदर क्या है, 5 वाउल्स है, that is A, E, I, O, U, और जो बाकी के हैं जो वाउल्स नहीं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बुलाते हैं. ठीक है. So all these type of things the child gets to know and the child remembers all these things. क्योंकि ये क्या होता है, ये तुम्हारा बेसिक नॉलेज हो जाता है जिसको जल्दी कोई भूलता नहीं है. ठीक है. Lastly, we've got the cognitive competencies that young children develop through interaction with different types of knowledge. Development, cognitive competencies का मतलब क्या होता है कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट कितना अच्छा होता है जिसकी वजह से वो लोग क्या क्या कर पाते हैं और क्या अच्छी चीजें कर पाते हैं. That is how good you are at that particular thing is known as your competence. तो फर्स्ट होता है क्या, representational thought. That is what ability to think about things which are not present. ठीक है. तो representational thought is very very similar to imagination. ठीक है. बट इसमें क्या होता है, बच्चा कुछ अलग से नहीं सोचता है, बच्चा ये चीज के बारे में सोचेगा जो ऑलरेडी जिसका आविष्कार ऑलरेडी हुआ है. ऐसा कुछ अलग नहीं सोचेगा कि कोई मिथिकल क्रीचर के बारे में नहीं. The child will think about something that is already there but is not present in that particular scenario or is not present in that particular room. For example, अगर टीचर बोलेगी कि तुम ये सोचो कि तुम तुम्हारे घर पे हो. ठीक है. But the child is in the classroom. But the child knows कि उसका घर कैसा है. So that is called as representational thought. But the child is able to bring that particular scenario in their head where they have already been or where they have already had that particular experience. ठीक है. Then we've got problem solving. Problem solving simply means कि कोई अगर problem है तो वो लोग उसका solution कैसे निकालें. For example, अगर उनके शू के लेसेस खुल गए हैं, ठीक है, तो how are they going to solve that issue? Will they go to an adult or if they know how to tie shoelaces, क्या वो लोग खुद से बांधेंगे या फिर they will not tie the shoelace and they will try not to step on it and fall. ठीक है. Then another way, another example I can give you is cause and effect. Cause and effect का मतलब क्या होता है कि
अगर ऐसा बारिश के बादल आ गए हैं, ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, तो बारिश के बादल इज अ कॉज फॉर रेनफॉल, तो कॉज एंड इफेक्ट, तो ये रिलेशनशिप्स भी बनाते हैं कि अगर ये होगा तो ये होगा, ठीक है। नाउ सम चिल्ड्रन हैव दैट लॉजिक कि अगर वो लोग अपने आंखें बंद कर देती है तो उनको कुछ दिखता नहीं है, ठीक है, मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम दे आर ब्लाइंड. Then some children also think that is when they are small, as they grow bigger they get better understanding. Some children think कि अगर हम लोग लाइट ऑन कर देंगे तो सुबह का टाइम है, लाइट ऑफ कर देंगे तो रात का टाइम. The child does not understand कि लाइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट इज मैन मेड लाइट. उनको लगता है कि सारा लाइट जो आता है वो सन से आता है और जो भी डार्कनेस आता है वो रात होने की वजह से डार्कनेस आता है. So once the child is thought about the concept of light और क्या करता है, they'll get a better understanding कि अच्छा लाइट मतलब सिर्फ रोशनी होती है, ऐसा इसका ये मतलब नहीं होता है कि मतलब धूप है या फिर इट इज ट्यूब लाइट, so it is going to be day depending on that. No, they'll understand कि it is day and night depending on the concept of time. ठीक है. Then we've got social knowledge. It is ability to be aware of family, community, physical environment. ये हम लोगों ने already discuss किया है. And then lastly we've got imagination. So imagination is when we're trying to come up with something new that does not exist. For example, if we tell a child कि what is your dream house going to be like, तो बच्चा बोलेगा उस पे बड़ा सा स्लाइड रहेगा, उसमें स्विमिंग पूल रहेगा, वो स्लाइड डायरेक्टली स्विमिंग पूल के अंदर जाएगा, फिर वो स्विमिंग पूल जाएगा अंडरग्राउंड अम्यूजमेंट पार्क में. तो ऑल दीज थिंग्स डू नॉट एग्जिस्ट बट दे आर ट्राइंग टू इमेजिन कि अगर ऐसा होता तो. दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन और इमेजिनेशन इज वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू क्रिएटिविटी. ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ दिस वाला मॉड्यूल. अभी ये जो है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अगर तुमको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो यू कैन रीड अप ऑन दिस. क्वाइट सिंपल है, ये तुमको रीड करना है, देन दैट इज अप टू यू. और तुमको जब रीड करना है तुम लोग कर सकते हो. नाउ विल डू द नेक्स्ट वाला ब्लॉक व्हिच इज अपना ब्लॉक 8. ठीक है, तो ब्लॉक 8 क्या है? बिफोर वी गो ऑन टू दिस वन, वाज द प्रीवियस ब्लॉक अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? किसी को डाउट है क्या? ओके गुड. ठीक है, अगर किसी को डाउट रहेगा भी तो जब अपने लेक्चर ऑफलाइन चालू हो जाएंगे तो प्लीज लेट मी नो. ओके, एंड 13-14 को कोई कॉलेज आने वाला है क्या? तुम लोग छुट्टी मार रहे हो? आने वाले हैं. I might take lectures online only because I might not come. तो ठीक है, अगर ऑनलाइन भी ले रही हो तो काइंडली ज्वाइन द लेक्चर्स. ओके, so we'll start with अपना block 8 which is parental involvement. तो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में हम अपने 2 यूनिट्स है which is importance and phase of involvement. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड. अगर तुम लोग इसको एकदम से रट्टा नहीं मारोगे फिर भी तुम लोग अच्छे खासे आंसर लिख पाओ. ठीक है. नाउ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लाइफ में कितना इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जिम्मेदारी कितनी होती है और लोग किस हद तक जाते हैं अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस. ऑलराइट, नाउ इट इज वेरी वेरी कॉमन नॉलेज कि the first caregivers and the first teachers in a child's life are their parents. तो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगा, अपने पेरेंट्स से ही उम्मीद रखेगा कि he or she will help them, he or she will support them. So whether it is in everyday struggles, ठीक है, where it is coming to teaching the child how to do simple things like brushing their teeth, combing their hair, wearing their clothes, tying their laces, how to eat food, all these things are taught by their parents. But also when it comes to their education, ठीक है, parents generally get involved whether it is sitting with their homework, उनको बैठ के पढ़ाना हो, उनके स्कूल में जाके उनका रिपोर्ट लेना हो, या फिर अगर उनका बच्चा कहाँ पे पीछे छूट रहा है, लैग हो रहा है बच्चा, तो लोग जाके अपने टीचर्स को जाके बोलेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा है, बच्चा नॉट एबल टू बी इन लाइन विद द अदर स्टूडेंट्स.
So all these things are the ways that parents get involved. Okay. Now, other way that parents can also get involved is schools में generally parent teacher meetings होते हैं, parent और child programs होते हैं, parents एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं. तो ये सब जब स्कूल्स या प्री स्कूल्स उनको इन्वॉल्व करते हैं, दिस इज द टाइम दैट द पेरेंट्स कैन आल्सो गिव देयर इनपुट. फॉर एग्जांपल, अगर द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद द टीचिंग स्टाफ और दे नॉट हैप्पी विद द लेक्चर्स द वे दे आर गोइंग, या फिर उनका जो भी स्टडीज चल रहा है, अगर द पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी कि बच्चे क्या क्या पढ़ रहे, क्या समझ रहे, so then at these times the parents can also convey the messages to the particular preschool's head. Okay. Then next is the various ways in which the parents can get involved. Okay. First is what? Arrange regular meetings for parents to inform them about the activities conducted in school which are significant for the child's development. Now, ये generally कब होता है? During the starting of school, के parents आते हैं, उसके पहले generally अभी WhatsApp आ गया है, तो everybody is only messaging on WhatsApp. So all these updates are given via WhatsApp or via mail. तो जो भी वो पर्टिकुलर ईयर में जो भी एक्टिविटीज उन्होंने प्लान किया है, वो स्कूल एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना के पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं. एंड द पेरेंट्स हैव एनी ऑब्जेक्टिव एंड एनी ऑब्जेक्शंस टू इट, दे कैन नोटिफाई द स्कूल अबाउट द सेम. बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओरिएंटेशन. सो ठीक है, सो ओरिएंटेशन होता है, तो पेरेंट्स कम अलोंग विद देयर चिल्ड्रन and they sit with their children for that particular orientation. Now, this is going to be when this is going to be for preschool. स्कूल में ऐसा नहीं होता है. स्कूल में पेरेंट्स आके उनके क्लास टीचर या टीचर से मिल सकते हैं, बट ऐसा ओरिएंटेशन स्कूल टाइम में बच्चों का ही होता है, पेरेंट्स साथ में नहीं बैठते हैं. But since we are talking about preschool, the parents come along with the children and they sit for the orientation together. You can't join here. Next, arrange lectures by experts from various fields to talk to the parents regarding different aspects of the child's development. So, what can they do? They can call different experts, whether it is doctors, whether it is gynecologists. So, all these different people, whether it is a psychologist, they can call all these people and have sessions with the parents. And sometimes they also have sessions with parent and child. ठीक है, ताकि अगर बच्चा ज्यादा उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्पर टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा सिर्फ रोए जा रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी टॉट टू द पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ व्हाट यू से with the help of these type of people from different fields of life. ठीक है, तो जनरली सेमिनार या webinars are held in the premises or online, because we need to remember कि parents हर time available नहीं रहेंगे कि वो लोग physically आए, and due to webinars a lot of parents can take part in all these type of things, जहाँ पर उनको knowledge मिलेगा. Now, it is very common कि first time parents find it very difficult to understand कि उनके बच्चे ऐसे क्यों कर रहे, क्या कर रहे. Like sometimes children get sick very easily अगर वो लोग कहाँ से भी खाएंगे. So all these type of information are given by experts. Generally pediatricians को बुलाते हैं. Pediatricians are बच्चे का डॉक्टर. Okay. Next is arranging displays and exhibitions which include activities done by the children throughout the year. Now, preschool में generally बहुत सारे activities होते हैं and specifically they are targeted during national holidays. ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, तो दे विल हैव सम एक्टिविटी व्हिच द चाइल्ड विल हैव टू डू, एंड फिर वो लोग एग्जीबिशन रख सकते हैं. एग्जीबिशन मतलब क्या? वो बच्चे का जो भी उसने किया है, एक्टिविटी किया है, क्रिएटिविटी बताया है, वो लोग उसको डिस्प्ले पे रखेंगे एंड सारे पेरेंट्स आके बच्चों का जो भी उन लोगों ने एक्टिविटीज क्रिएट किए हैं वो आके देखते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट? अरेंजिंग एग्जीबिशंस ऑन बुक्स एंड टॉयज. तो अगेन ये अलग अलग जो भी नए स्टोरी बुक्स आए हैं, नए टॉयज रिलीज हुए हैं, या फिर द ओल्डर बुक्स एंड ओल्डर टॉयज व्हिच हैव बीन डिसकंटिन्यूड, दे कैन हैव एग्जीबिशंस. ठीक है, सो पेरेंट्स कैन कम एंड हैव अ लुक कि पहले के टॉयज कैसे थे, अभी के टॉयज कैसे हैं. या फिर दे कैन आल्सो हैव कन्वेंशंस
that people who are, coming up with new toys, new books, they can also display these, and parents can, engage with the people, buy the books, buy the toys for the benefit of their children. नेक्स्ट इज प्लानिंग पेरेंट्स चिल्ड्रन फील्ड ट्रिप्स. ठीक है, तो बच्चों को जनरली गार्डन में लेके जाएंगे, प्लेग्राउंड पे लेके जाएंगे, पिकनिक स्पॉट्स पे लेके जाएंगे, ठीक है, पार्क में लेके जाएंगे, फिर कभी कभार जू लेके जाते हैं. डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द चाइल्ड इज, उसके हिसाब से बच्चे को ऐसे एक्सपोजर दिया जाता है. तो ड्यूरिंग दीज फील्ड ट्रिप्स पेरेंट्स आर ऑल्सो इन्वाइटेड. अभी सारे पेरेंट्स तो नहीं आते, बट एटलीस्ट अबाउट 6 से 10 पेरेंट्स होते हैं, ताकि ईच पेरेंट कैन टेक केयर ऑफ एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन. तो उसके हिसाब से पेरेंट्स को बुलाया जाता है. बिकॉज एज यू नो, छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग एकदम से गुल हो जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ दैट. एंड अगर बड़ी क्लास जाती है तो ऑब्वियसली फील्ड ट्रिप के लिए बड़ी बड़ी क्लासेस जाएंगे. तो छोटे बच्चों को ये सेंस नहीं होता है कि वो लोग अगर गुम हो जाएंगे तो उनको डेंजर होगा. And if they are going in an environment which is unsafe, it will be very very risky to leave the children unsupervised. ठीक है. Then arranging open house programs. Open house is nothing but अपना रिजल्ट देखने का दिन. ठीक है, जब बच्चे जाएंगे रिजल्ट के साथ, अपने पेरेंट्स को भी वो लोग बुलाते हैं ताकि बच्चा और पेरेंट्स साथ में बैठ के टीचर का फीडबैक सुने कि क्या बच्चा किधर की, is he or she falling short in any particular place. Like the teacher will give a report, alright, कि आपका बच्चा स्टडी में अच्छा है, उसका मैथ अच्छा है, तो मे भी उसका इंग्लिश इतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है. फिर उनका बच्चा अगर भागने में अच्छा है पर ऐसा फाइन मोटर एक्टिविटीज में कमजोर है. So all these type of feedbacks are given to the parents so that they understand कि where they have to help their child, where they can train their child more, ताकि उसका holistic development हो. Again, holistic development is nothing but their all-round development. Then schools can arrange individual conferences for periodical evaluation of child performance. Okay? Now, individual conferences is nothing but an individual meeting. ठीक है, तो फेस टू फेस टीचर पेरेंट्स के साथ बात कर सकती है, या फिर अगर टीचर ने ये देखा है कि उनके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो एक ही एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, then that is a problem of that particular teacher or the particular person who is teaching that particular thing. So to cover that gap, they can have a meeting with the parents and say कि maybe you'll have to send your child for extra time, या फिर बच्चे से एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराना पड़ेगा हर रोज, ताकि बच्चे का जहाँ पे डेवलपमेंट कम हुआ है वो डेवलपमेंट वो पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर माइलस्टोन में अचीव हो जाए. Then lastly, we've got arranging workshops where parents can talk about different activities, recipes, and games with children. You are entering so late. Okay, so arranging workshops, so we can have a particular meeting where all the parents can come. They can give their feedback, they can give their input. What would they want their children to take part in? What activities would they also like to be a part of? Now, a simple way in which parents can also be involved in all these things is if a parent is having an expertise in a particular field. For example, अगर कोई बच्चे का parent एक doctor है, so they can call the parent, okay, to the school as a doctor, and they can talk to the child as the doctor, as the specialist. And similarly, अगर किसी का पेरेंट पुलिस में है तो उनको बुला के they can talk to the children कि मैं पुलिस मैन हूँ, पुलिस वुमन हूँ, मेरा ये काम है, I fight against crime, I keep the country safe and things like that. This is a simple way in which parents can be involved, and also parents can discuss कब ये एक्टिविटी करना है, किसके साथ करना है. अगर उनको किसी और स्कूल के साथ कोलैबोरेट करके उनको इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन रखना है, तो all these things can be taken care of with the help of parental involvement in the school. So this was your block 8. किसी को डाउट है? No, ma'am. ठीक है. So basically I think अभी सिर्फ 2 ब्लॉक्स बाकी है अपने, तो वो तो फटाफट हो भी जाएंगे. So tomorrow's lecture kindly attend, because I will be showing all different videos of different preschools. Okay, जैसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, नर्सरी, फिर अपना डे केयर,
फिर Montessori स्कूल कैसा चलता है, क्या होता है, and based on those videos you are going to write your assignment. So make sure that you are attending, because after you all watch the videos, if you will have any doubts कैसे क्यों होता है मैम, कब होता है, whatever कहाँ पे होता है, we can discuss about that. But if you are not attending the lecture and I'm sharing the videos in the groups, then understanding and asking me doubts will be a little difficult. Okay? So Arshia, please take your attendance and send it to Nazia ताकि वो भी कर सके, प्रॉपर रिकॉर्ड करके. And yeah, we're done. Okay, girls, take care. Bye.